स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए खास होने वाला है जो 7 दिन बाद हिंदी के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। अब खास क्यों होने वाला है? क्योंकि आज की वीडियो में हमने वो सारे प्रश्न लिए हैं, व्याकरण के वो सारे प्रश्न लिए हैं जो बार बार पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में छप चुके हैं। नोट कर लो ये बात कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे ही आप एग्ज़ाम दें मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें से कितने प्रश्न आए हैं और आप मुझे बताएंगे कि इस एक्सरसाइज ने आपका कितना फ़ायदा किया। मेरा दावा है कि ये 84 से आपका स्कोर 100% करने वाला वीडियो होगा। शर्त एक ही है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, एक बार रिवाइज कीजिए और फिर रिजल्ट देखिए। अब शुरुआत करते हैं हमारे 4 नंबर रचना के आधार पर वाक्य भेद से। बहुत इजी है ये नंबर आपके लिए स्कोर करना। कैसे? एक ये छोटा सा बॉक्स बनाया है, बस आपको ये याद करना है और आपके रचना के आधार पर जो वाक्य भेद है उसका नंबर कहीं नहीं कटेगा। अब एक बार मैं बता देती हूँ, इस पर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप एक बार वो देख लीजिए। सरल वाक्य कौन सा होगा? जहाँ पर कोई भी योजक शब्द आपको नहीं मिलेगा, यानी 2 वाक्यों को जोड़ने वाला कोई शब्द नहीं होगा, वो आपको सरल कर देना है। और संयुक्त के लिए देखिए और, या, लेकिन, अतः, मैंने यहाँ पे 4 शब्द लिखे हैं। इनके अर्थ वाला अगर कोई दूसरा शब्द भी आता है तो वाक्य संयुक्त भी होगा। मिश्र, मिश्र में की शब्द जहाँ आ जाएगा आपको मिश्र करना है। जब, तब, जो, जहाँ, इस तरह के आगे तो मिश्र करना है। इसके लिए याद रखिए मिश्रा जी, याद रखिए मिश्रा जी, यानी जो वाले जितने भी योजक शब्द होंगे वो सारे मिश्र वाक्य में होंगे। अब शुरुआत करते हैं पहले वाक्य से। ध्यान से पढ़िए इस वाक्य को। हालदार साहब चौराहे पर रुकते और मूर्ति को देखते। ये आपके पाठ का वाक्य है। आजकल प्रश्न जो बनते हैं वो पाठ में से ही वाक्य लिए जा रहे हैं। तो देखिए कौन सा है वाक्य, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, एक ही कनेक्टर है। कौन सा? और कहाँ पर आ रहा है? संयुक्त वाक्य में। तो वाक्य कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। अब इसको सरल बनाने के लिए भी आता है, तो क्या करना है? इसको हटाना है और ऐसे कैसे लिख देना? नहीं, इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और योजक शब्द वहाँ से हटा देना चाहिए, तो सरल बन जाएगा। अगर आप इनमें से कुछ जोड़ दोगे तो इसको मिश्र बनाने का भी आ सकता है। अब एक बार सरल बना के देख लेते हैं इसको। हालदार साहब चौराहे पर रुकते मूर्ति को देखते थे। हालदार साहब चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखते थे, ये सरल वाक्य बन गया और यहाँ पर हमने संयुक्त लिखा हुआ। ऐसे ही आपको मिश्र में बदलना आएगा। खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की आंखें मूंद गई। कौन सा है? कोई कनेक्टर नहीं है। जहाँ पर कोई भी योजक शब्द नहीं होगा क्या होगा? सरल। तो ये वाक्य कौन सा हो गया है? सरल वाक्य हो गया है। अब इसका हम बना लेते हैं एक मिश्र वाक्य। सपोज आ गया कि इसको मिश्र वाक्य में बदलिए, तो खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की आंखें मूंद गई। तो कौन सा हम ले सकते हैं? मिश्र बनाना है तो यहाँ से हम कुछ देखते हैं। जैसे ही नवाब साहब ने खीरे का आनंद लिया उनकी आंखें मूंद गई। आप इस तरह से इसको कर सकते हो और ये हो गया मिश्र वाक्य। अगला है रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ज आ गया यानी मिश्रा जी, तो आपको मिश्र वाक्य कर देना है। यद्यपि वह उनसे आग्रह करती रही लेकिन भगत का निर्णय अटल था। अब देखिए लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये वाक्य मिश्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साथ में यद्यपि भी एक कनेक्टर आया है। जब हालांकि या यद्यपि आएंगे तो आपको क्या कर देना है? फिर मिश्र वाक्य कर देना है। और जब इसका सरल या आपको संयुक्त बनाने के लिए बोला जाएगा तो इनको हटाना है और यहाँ से आपको देखना है कि हाँ इसमें कैसे जोड़ के हम इसका परिवर्तन कर सकते हैं। दार्शनिक कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है। देखिए की याद कर लीजिए, जहाँ पर की आएगा वो क्या होगा? मिश्र होगा। जी और की मिश्र, ठीक है, मिश्रा जी मिश्रा की। सुबह हुई और पक्षी चहचहाने लगे। फिर यहाँ पर बहुत आसान है, केवल और देखा हमने और टिक कर दिया संयुक्त वाक्य। इस बार एमसीक्यू नहीं आएंगे, आपको उत्तर लिखना रहेगा, तो ये आपको रट लेना है। ये रट लिए आपके वाक्य कहीं गलत नहीं होंगे। ऐसा काम करो जो लाभ दे। मिश्रा जी क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया है। तो ये सारे वाक्य आएंगे ऐसा मैं दावा करती हूँ। अगर नहीं भी आए तो इनसे मिलता जुलता आएगा और 100% आपका करेक्ट होने वाला है। अब हम लपकते हैं अगले 4 नंबर जो इस खाने में रखे हैं। इनको याद कर लीजिए। वाच्य 3 है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्या है? कर्ता आएगा, कर्ता के बाद आपको ने मिलेगा या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आंख मूंद के कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य। ये 3 शब्द आपको मिलेंगे कर्ता के बाद, से, के द्वारा या द्वारा, ठीक है।
तो कर्मवाच्य। भाववाच्य, भाववाच्य में भी ये तीनों मिलेंगे। फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि भाववाच्य में जो क्रिया होगी वो अकर्मक होगी और जबकि यहाँ पे एक कर्म आपके पास रहेगा। अब देखते हैं कैसे। खिलाड़ी से अब दौड़ा नहीं जाता, से आ गया, ठीक है, तो क्या होगा? या तो ये होगा या ये होगा। अब कौन सा होगा? अकर्मक क्रिया है। देखिए दौड़ना एक अकर्मक क्रिया है, तो ये क्या हो गया है? ये हमारा हो गया है भाववाच्य। अगला है उससे वह गीत नहीं गाया जाता, उससे, यहाँ पर भी से आ गया, तो क्या है ये? भाववाच्य या कर्मवाच्य? कर्तृवाच्य तो है नहीं, क्योंकि कोई भी न तो ने है न वो कुछ दूसरा है, से आ गया है, तो वह गीत, उससे वह गीत नहीं गाया जाता, ये फिर से हो गया है कर्मवाच्य। क्यों हो गया कर्मवाच्य? क्योंकि यहाँ पे जो गीत है वो एक कर्म है। इसकी एक और पहचान बता देती हूँ कि जो जाता जाएगा शब्द आएगा, अगर उससे पहले एक और क्रिया आ जाती है ना तो वो कर्मवाच्य होगा। अगर सीधा नहीं जाता या किया जाता आ गया तो फिर वो हो जाएगा भाववाच्य। कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। अब कवि यहाँ पे करता है, कवि के बाद कुछ भी नहीं है, न से, द्वारा, के, कुछ भी नहीं है, कर्तृवाच्य हो गया। बिना सहारे दादाजी अब चल नहीं पाते, यहाँ पे करता कौन है? दादाजी। अब दादाजी के बाद भी कुछ भी नहीं है तो फिर ये हो गया कर्तृवाच्य। लेखक ने अपने तर्कों से उनकी दलीलों का खंडन किया, अपने तर्कों से उनकी दलीलों का खंडन किया, यहाँ पर क्या होगा? लेखक ने आ गया है, तो क्या कर देंगे हम? कर्तृवाच्य कर देंगे। उर्दू में लिखा पत्र मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, यहाँ पर देखिए पत्र मुझसे, करता कौन है? मैं, मेरे से ये काम नहीं होगा। अब देखिए जाएगा शब्द आया है लेकिन उसके पहले क्रिया आ गई है, तो क्या होगा? भाववाच्य नहीं होगा, ये हो जाएगा कर्मवाच्य। ये याद रखिए, ये पहचान है इसकी। जो जाएगा से पहले अगर आपको एक और क्रिया मिल जा रही है तो आपको फिर कर्मवाच्य कर देना है, क्योंकि वो क्रिया किसके लिए है? जो कर्म दिया है उसके लिए है। क्या आपके द्वारा पूरी कहानी पढ़ ली गई? क्या होगा यहाँ पे? देखिए सोचिए थोड़ा। के द्वारा आ गया, के द्वारा आ गया तो या तो कर्मवाच्य या भाववाच्य है। अब यहाँ पर क्या है? पढ़ ली गई से पहले पढ़ ली, एक पढ़ना क्रिया आ गई है, तो हम क्या कर देंगे? कर्मवाच्य कर देंगे, क्योंकि पढ़ने का काम किसके लिए किया गया है? कहानी के लिए क्रिया आई है, तो ये कर्मवाच्य हो गया है। देशभक्तों की शहादत को देश आज भी याद करता है। देशभक्तों की शहादत को देश करता है, अब देश के बाद कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कर देंगे कर्तृवाच्य। अब प्रश्न क्या आता है? इस तरह से भी आता है, इसके अलावा आता है कि इसका वाच्य बदलना होगा। तो आपको पहले पहचान होनी चाहिए कि ये वाक्य किस वाच्य में है, तब आप उसको अच्छे से बदल पाएंगे। सोच लीजिए, अगर हम कर दें देशभक्तों की शहादत को देश आज भी याद करता है, इस वाक्य को जो कि एक कर्तृवाच्य है कर्मवाच्य में बदलिए, तो क्या करेंगे आप? देशभक्तों की शहादत को देश के द्वारा याद किया जाता है, आपको ये करना होगा, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। एक और देख लेते हैं। कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है, इसको बदल देते हैं चलिए भाववाच्य में। तो कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है, क्या ये भाववाच्य में बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता, क्योंकि सुनता जो है एक सकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया के लिए ही भाववाच्य होगा, तो हम इसको कर्मवाच्य में बदल सकते हैं कि कवि के द्वारा बादल में क्रांति का स्वर सुना जाता है। तो इस तरह से वाच्य परिवर्तन भी आएगा और वाच्य की पहचान भी आपको आनी चाहिए। अब ये देखिए, बिना सहारे दादाजी चल नहीं पाते, एक बार इसका परिवर्तन करते हैं, वाच्य परिवर्तन। यहाँ पर कौन सा था? ये कर्तृवाच्य थे। अब इसको हम भाववाच्य में बदल देते हैं, क्योंकि चलना जो है एक अकर्मक क्रिया है। तो बिना सहारे दादाजी से चला नहीं जाता, तो ये हो गया आपका भाववाच्य में इसका परिवर्तन। अगला कदम हमारे 4 नंबर के लिए वो है अलंकार से। 4 अलंकार आपको पढ़ने हैं, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और श्लेष। मानवीकरण, मानव की तरह, यानी कोई चीज़ जिसको मानव की तरह दिखाया जाएगा वहाँ पे मानवीकरण होगा। इसको पहचानना बहुत आसान है, जैसे हवा या पेड़, किसी चीज़ को बता दिया, ऐसी एक्टिविटी बताएंगे जो एक इंसान करता है, तो वहाँ पे आपको मानवीकरण कर देना है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा के ये शब्द हैं, इनको याद कर लीजिए। मनु मानो मानहु, जनु जानो जानहु ज्यों,
ये याद, जहाँ पर ये आपको दिख जाएंगे आपको उत्प्रेक्षा अलंकार कर देना है। अतिशोक्ति, जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा गया है तो अतिशोक्ति अलंकार। अब श्लेष, श्लेष को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कुछ लाइनें होती हैं जिसका आपको अर्थ ही नहीं पता होता, तो आपको पता नहीं चल पाता कि कौन सा है। तो अगर इन तीनों में से नहीं है तो डेफिनेटली वो श्लेष ही होगा। इनकी पहचान कर लीजिए, ये नहीं, श्लेष कर देना। इसमें क्या होता है, एक शब्द के दो या दो से ज़्यादा अर्थ भी निकल जाते हैं। अब देखिए पहला ही एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने श्लेष का लिया है, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। अब इसमें श्लेष है, देखिए आप इनकी कसौटी पर उतारते हैं इनको। मानवीकरण नहीं है, उत्प्रेक्षा कोई भी शब्द नहीं है, अतिशोक्ति कोई बात बढ़ा चढ़ाकर बोली गई है, नहीं दिख रही है। अब श्लेष कैसे है, जो वृषभानुजा, इसके दो अर्थ हैं। एक तो वृषभानु की बेटी कौन है, राधा, दूसरी वृषभ की अनुजा कौन है, गाय। तो दो अर्थ हो गए इस शब्द के। और हलधर, हलधर के भी दो अर्थ हैं, क्या है, कृष्ण के भाई हलधर बलराम, और दूसरा जो हल को धारण करता है जिससे खेती जोती जाती, क्या, बैल। तो यहाँ पर इसके भी दो अर्थ हैं और इसके भी दो अर्थ हैं, तो ये हो गया श्लेष अलंकार। ये एग्जाम्पल बार बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यहाँ पर देखिए कौन सा अलंकार आपको लग रहा है, सोचिए। कृष्ण भगवान का जो सुदामा आ जाते हैं, ये वो सीन है जब उनका पैर धोते हैं कि उन्होंने परात का पानी तो छुआ ही नहीं, उनके आंसू ही इतने आ रहे थे कि उसी से पैर धुल गए। तो ये क्या हो गया, अतिशोक्ति हो गया है। तो यहाँ पर हो गया हमारा अतिशोक्ति अलंकार। बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन, ज़्यादा सोचना नहीं है, जो शब्द मिल गया है क्या कर देना है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इनको रट लो। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। यहाँ पर क्या है, दौड़ रहा अरिमस्तक पर, आसमान का घोड़ा था, यानी इतनी स्पीड थी जैसे लग रहा था कि वो इस दुनिया का घोड़ा ही नहीं है। ये चेतक के बारे में आया है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया। तो फिर यहाँ पर क्या आ गया है, अतिशोक्ति अलंकार है। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंती रजनी, रजनी होती है रात। अब आपको समझना कि रात उतर के आ रही है, कैसे लग रहा है, जैसे नायिका आ रही है, कोई स्त्री आ रही है। तो क्या हो गया यहाँ पे, मानवीकरण, उसको मानव की तरह दिखाया गया है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जली गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर फिर अतिशोक्ति है कि हनुमान की पूंछ में आग लगाई थी, पूंछ तो अच्छे से जली भी नहीं थी, उससे पहले ही सारी लंका जल गई। तो बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला है, तो हम कर देंगे अतिशोक्ति अलंकार। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पर देखिए, न तो अतिशोक्ति है, न मानवीकरण है, न उत्प्रेक्षा है, फिर क्या होगा, श्लेष होगा। लेकिन हमें पता भी होना चाहिए ना श्लेष क्यों है। अब श्लेष इसलिए है कि यहाँ पे जो पानी शब्द आया है इसके तीन अर्थ हैं, मोती के संदर्भ में, मानुष के संदर्भ में और चून के संदर्भ में। पानी मतलब होता है चमक, मोती की चमक, मनुष्य की इज्जत, और चूनने का जो प्रॉपर्टी है वो पानी की वजह से होती है। इनके बिना, चमक के बिना मोती व्यर्थ है, इज्जत के बिना मनुष्य व्यर्थ है, और पानी के बिना चूना व्यर्थ है। तो ये हो गया श्लेष अलंकार। अगला देखिए, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मृदु घट फूटा ही करते हैं। अब जो मृदु मिट्टी का जो शब्द लिए हैं, इनके दो दो अर्थ हैं। क्या अर्थ है, एक मटके के लिए लिया गया है, दूसरा हमारा जो शरीर है उसके लिए मृदु मिट्टी और मृदु घट उसके लिए आया है। तो अलंकार कौन सा हो गया, जब इसके दो अर्थ हो गए तो श्लेष अलंकार हो गया। बस आपको डिफिकल्टी होने वाली है श्लेष में थोड़ी सी, तो आपको लग रहा है ये तीनों नहीं है तो आपको फिर श्लेष कर देना है। अब है पद परिचय, आखिरी पड़ाव व्याकरण का। ये भी 4 नंबर के लिए है। जोश व उत्साह से मैं भी उनमें भाग ले रही थी। आपको अंडरलाइन जो शब्द आएगा उसका पद परिचय लिखना रहेगा। अब इसके लिए आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए, तो वो आप उसके हिसाब से आप इसको करेंगे। अब मैं यहाँ पर अंडरलाइन शब्द है ये, तो क्या है, तो मैं एक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, अगर आप उस सर्वनाम का नाम जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसका भेद भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कर देती हूँ इसको पुरुषवाचक। अब पुरुष में कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुषवाचक आप कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। वचन क्या है, एक वचन। अगर क्रिया नहीं है तो आपको एक वचन वचन जरूर लिखना है। और यहाँ पे स्त्रीलिंग आप लिख सकते हैं कि स्त्री के लिए इसका प्रयोग किया गया है, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। और कर्ता कारक, कारक जरूर मेंशन कर दीजिए
कि ये करता है, तो ये कर्ता कारक, ये 4 चीज़ इसमें से हमारे निकल के आ रही हैं। इसका परिचय हो गया। बच्चे ने मुस्कुराकर अपनी माँ की ओर देखा। यहाँ पे मुस्कुराकर शब्द का आपको पद परिचय देना है। तो मुस्कुराना क्या है? क्रिया है, लेकिन मुस्कुराकर क्रिया विशेषण है। तो क्या करेंगे हम? क्रिया विशेषण फिर कौन सा है? रीतिवाचक। क्योंकि कोई भी काम कैसे हुआ है तो वो हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण बताता है। तो देखा गया है तो कैसे? मुस्कुराकर। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपने यहाँ पर कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखना है कि इसकी क्रिया कौन सी है? देखना क्रिया का जो विशेषण है, देखना क्रिया के लिए ठीक है। और देखना क्या है? अकर्मक क्रिया है। अगर देखा शब्द को अंडरलाइन कर दिया जाएगा तो आप लिखोगे अकर्मक क्रिया है। क्रिया विशेषण के लिए बस आपको 2 ही चीज़ लिखनी है कि क्रिया विशेषण कौन सा है और किस क्रिया के लिए इसका प्रयोग किया गया है। पान वाला नया पान खा रहा था। फिर नया शब्द आया है। अब देखिए नया शब्द क्या है? ये विशेषण है। कौन सा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है पान की। तो हम कर देंगे यहाँ पे गुणवाचक विशेषण। नया पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग लिख देते हैं। चलिए अब इसका वचन देखिए। नया, नए, एक वचन है, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक वचन। हो गया। गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है और एक वचन है। अगला है उसकी दुकान हड़ताल के आह्वान के कारण बंद थी। यहाँ पर दुकान शब्द को अंडरलाइन किया गया है। तो आपका इसका परिचय देंगे। क्या करेंगे? दुकान क्या है? संज्ञा है। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा कर देंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं बताया, तो ये है जातिवाचक संज्ञा। वचन लिख दीजिए, एक वचन। अब दुकान क्या होती है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। कैसे पता चलेगा? देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आप उसका बहुवचन बना के देखिए। दुकान बहुवचन क्या होगा? दुकानें। अगर उसमें बिंदी की आवाज़ आ रही है तो वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। जैसे पत्ता, पत्ते, तो ये पुल्लिंग है। दुकान, दुकानें, स्त्रीलिंग। किताब, किताबें, स्त्रीलिंग। तो ये हो गया स्त्रीलिंग, एक वचन और जातिवाचक संज्ञा हमारी यहाँ पे हो गई है। मेहनत के बिना धन प्राप्त नहीं होता। मेहनत के बिना। अब मेहनत क्या है? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा देखिए भेद आपको आने जरूरी है। कौन सी संज्ञा है ये? भाववाचक संज्ञा है। अब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? मेहनत शब्द जो होता है हमेशा स्त्रीलिंग होता है, तो आप इसको स्त्रीलिंग लिख दीजिए। वचन देखिए, एक वचन है और के शब्द इसके साथ आ गया है, तो कारक कौन सा हो गया है? संबंध कारक। और दुकान में भी आप कारक लिख सकते हैं, तो कौन सा कारक लिखेंगे? कर्ता कारक। संज्ञा जो होगी, संज्ञा के साथ आपको लिंग लिखना है, वचन लिखना है और कारक लिखना है, और संज्ञा कौन सी है वो लिखना है। विशेषण के साथ भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रिया के साथ आपको वही बताना। अच्छा, एक और चीज़ थी, हमने जो गुणवाचक विशेषण किया, इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है आपको कि ये जो विशेषण है किसका है? इसका पान क्या है? विशेष्य है। पान विशेष्य मतलब पान की ये विशेषता बताने वाला शब्द है। तो ये हो गया हमारा पद परिचय। वीडियो को ध्यान से देखिए और देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि यह आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। और इसके साथ ही अगर कोई वाक्य ऐसा लगता है आपको जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।